Very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों ने ट्रंप की स्पीच सुनी। यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है और इस ऑपरेशन का नाम यूनाइटेड स्टेट्स ने मिडनाइट हैमर दिया है। आज हम अपने वीलॉग के अंदर बात करेंगे ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है और यूनाइटेड स्टेट्स की जो इंटरवेंशन है उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर इस वॉर का क्या इंपैक्ट होगा। सबसे पहले चलते हैं ट्रंप की स्पीच के ऊपर। ट्रंप ने अपनी स्पीच के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी को ग्लोरीफाई किया है, इजरायली आर्मी को ग्लोरीफाई किया है, नेतन्याहू को ग्लोरीफाई किया है और उसने ये क्लेम किया है कि जो इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स का स्ट्रेटेजिक अलायंस है वो इतना मजबूत है कि इन दोनों ममालिक ने मिल के जो है वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को न्यूट्रलाइज किया है। और अगर ट्रंप की बात करें, ट्रंप शुरू से एक्स प्रेसिडेंट जो बाइडेन को जो है वो ये टॉन्ट करता आया है कि ईरान के ऊपर ये किसी वक्त भी हमला कर सकता है इलेक्शंस जीतने के लिए। और ट्रंप की जो पॉलिटिकल कैंपेन थी वो एंटी वॉर कैंपेन थी, एंटी वॉर सेंटिमेंट के ऊपर ट्रंप जो है ये इलेक्शंस जीता है। तो वो क्या रीजन थी कि ट्रंप जो है वो अंडर इन्फ्लुएंस या अंडर प्रेशर आया जिसके बाद जो है ट्रंप ने ये ऑर्डर्स जारी कर दिए कि ईरान के ऊपर अटैक करें। उसके बाद जितने यूएस लॉ मेकर्स हैं उन सारों ने इस अटैक को कंडेम किया है क्योंकि ट्रंप ने कांग्रेस से भी अप्रूवल नहीं ली थी इस अटैक को करने से पहले। जो यूनाइटेड स्टेट्स की एडमिनिस्ट्रेशन है या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसको स्ट्रेटेजिक सक्सेस क्लेम कर रही है कि ये बड़ा ही जो है वो सक्सेसफुल अटैक था जो यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के ऊपर किया है। उसके बरक्स अगर देखा जाए तो अलेक्जेंड्रिया कॉर्टेज जो यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस वुमन है उन्होंने ट्रंप के इस डिसीजन को जो है वो डिजास्ट्रस कंसिडर किया है और ये कहा है कि इट मेक्स ग्राउंड फॉर इम्पीचमेंट, कि ये जो है वो काफी एक मेजर सिचुएशन है जिसके बाद ट्रंप को जो है वो बरतरफ कर देना चाहिए प्रेसिडेंसी से। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो है वो सबसे बड़ा कन्वेंशनल बॉम्ब जो है वो ईरान के ऊपर गिराया है जिसको बंकर बस्टर भी कहते हैं और उसका दूसरा नाम मॉप है, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। बेसिकली ये कई फीट नीचे जाके जो है वो ब्लास्ट करता है और ये स्पेशली डिज़ाइंड ही उन चीज़ों के लिए है कि जो फैसिलिटीज़ अंडरग्राउंड बनी होती हैं उसको तबाह करने के लिए ये बॉम्ब इस्तेमाल होता है। और इसका ऑफिशियल नाम जो है वो GBU-57 है और इसका तकरीबन वेट जो है वो 30,000 पाउंड्स है। यूनाइटेड स्टेट्स ने 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर जो है वो ईरान के अंदर हमला किया है एंड ऑन द अदर हैंड ईरान जो है उसने ये अटैक्स पहले ही एंटिसिपेट किए थे और अपना यूरेनियम जो है वो पहले ही अनडिस्क्लोज्ड लोकेशंस के ऊपर मूव कर दिया था। लेकिन नेतन्याहू ये क्लेम कर रहा है जिधर जो है वो ईरान ने अपना यूरेनियम मूव किया है वहां की लोकेशन इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसीज को पहले से ही पता है और इजराइल शायद आगे चल के उन एरियाज या उन फैसिलिटीज के ऊपर भी अटैक करें। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरगजी वो उस वक्त इस्तांबुल में थे जब यूनाइटेड स्टेट्स ने ये अटैक ईरान के ऊपर किया है। वो अटेंड करने गए हुए थे OIC की 51st फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी कि ईरान इसका बदला लेगा और जवाब देगा। अब ईरान का जवाब क्या हो सकता है? अगर बात की जाए ईरान के नेबरिंग कंट्रीज में तो वहां पे तकरीबन 40,000 से जायद जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रूप्स एग्जिस्ट करते हैं। 10 अमेरिकन बेसेस हैं। ईस्टर्न मेडिटरेनियन के अंदर जो है वो नेवल शिप्स एग्जिस्ट करती हैं। तो ईरान की रेंज में जो है वो 10 अमेरिकन बेसेस भी हैं, 40,000 ट्रूप्स भी हैं और वो नेवल शिप्स भी हैं। नोइंग दैट कि ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो कि डिजास्टर्स साबित हो सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की बेसिस के लिए और यूनाइटेड स्टेट्स की जो नेवल शिप्स हैं उसके लिए। लेकिन ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सबसे पहले मुलाकात करने पहुंचे प्यूटिन। शायद ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो प्यूटिन को कॉन्फिडेंस में लेने गए हैं कि ईरान जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स को जवाब देगा स्ट्राइक करके। अब देखना यह है कि ईरान जो है वो नेवल शिप्स के ऊपर अटैक करता है या अमेरिकन बेसिस के ऊपर अटैक करता है। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी आउटस्टैंडिंग थी। सैटरडे को पाकिस्तान ने जो है वो नॉमिनेट किया था ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए, लेकिन साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है वो अटैक कर दिया ईरान के ऊपर, एक तरीके से बैकस्टैप किया पाकिस्तान को। और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने जो है स्ट्रॉन्गेस्ट तरीके से मजम्मत की है ईरान पे इस हमले की कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ने अटैक किया है ईरान पे ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है, यूनाइटेड नेशन चार्टर की खिलाफ वर्जी है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी जो है वो ईरान के प्रेसिडेंट को कॉल करके कंडेम किया है इस अटैक को जो यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान पे किया है। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ
उन्होंने भी ये क्लियर कट कहा है कि पाकिस्तान ईरान के साथ है। और पाकिस्तान की जो रोटेटिंग सीट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, पाकिस्तान, रशिया और चाइना ने मिलकर जॉइंट करारदाद जो है वो पेश की है यूएनएससी के अंदर फॉर सीज फायर। तो पाकिस्तान अपना डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर बड़ा फर्म और बड़ा बेहतरीन तरीके से चल रहा है दैट पाकिस्तान नोज रीजनल स्टेबिलिटी एंड रीजनल हार्मनी सबसे ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। और कौन सी चीजें हैं जिससे ईरान जो है वो रिटेलिएट कर सकता है? ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो एक पट्टी है, एक वाटरवे है, उसको जो है वो ब्लॉक कर सकता है जो सिचुएटेड है पर्शियन गल्फ के अंदर। ये तकरीबन 21 माइल्स जो है वो वाइड है और ये वाहिद वो रूट है जिधर से जो है वो क्रूड ऑयल की ट्रेड होती है। यूनाइटेड स्टेट्स का एक इदारा है एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन EIA, वो इस ट्रेड रूट को क्रिटिकल ऑयल चोक पॉइंट कहते हैं। अगर ईरान जो है वो इसको ब्लॉक करता है तो 70% ऑफ क्रूड ऑयल ट्रेड जो यूरोपियन ममालिक में जाती है वो ब्लॉक हो जाएगी। इससे सिर्फ यूरोपियन ममालिक को फर्क नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान को भी पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान भी इस रूट को इस्तेमाल करता है ट्रेडिंग के लिए। और अगर जो है वो प्राइसेस ऑयल की बढ़ती हैं तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी जो है इन्फ्लेशन के अंदर है और इन्फ्लेशन जो है वो विटनेस कर रहा है, इकोनॉमिकली जो है अभी इतना स्टेबल नहीं हुआ है। तो पाकिस्तान में मजीद इन्फ्लेशन बढ़ेगी, पॉवर्टी रेट मजीद बढ़ेगा, क्योंकि अगर प्राइस ऑफ ऑयल जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंक्रीज होती है तो हम सबको ये पता है कि बेसिक कमोडिटीज की प्राइस में भी जो है वो इजाफा हो जाता है। तो अगर तेल की कीमतों में इजाफा होता है इस वॉर की वजह से तो पाकिस्तान जो है वो बहुत बुरे तरीके से इन्फ्लेशन के अंदर फंस जाएगा। अगर बात करें संडे की शाम की, तो इस अटैक के बाद जो आलमी सतह के ऊपर क्रूड ऑयल पर बैरल प्राइस थी वो इंक्रीज हो गई और उसकी प्राइस चलेगी $80 पर बैरल। और चाइना जो कि सबसे बड़ा ईरानी ऑयल का बायर है वो तकरीबन 5.4 मिलियन बैरल्स जो है वो पर डे प्रिक्योर करता है ईरान से, तो उसकी ट्रेड पे भी जो है वो ब्लॉक लग जाएगा। जो चाइना की जो एनर्जी, ऑब्वियसली एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी के लिए जो है वो ये ट्रेड करता है क्रूड ऑयल की, तो अगर इस ट्रेड के ऊपर ब्लॉकेट लगता है तो चाइना भी जो है वो एक बड़े मुश्किल के अंदर जो है वो फंस जाएगा और चाइना शायद इंटरवीन फिर कर जाए, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल की ट्रेड पे ब्लॉकेट रखता है तो ऑब्वियसली चाइना जो है वो एनर्जी के डिफरेंट सोर्सेज के लिए जो है वो क्रूड ऑयल इस्तेमाल करता होगा, तो शायद चाइना वुड ऑल्सो इंटरवीन इन दिस वॉर। और अगर चाइना इंटरवीन करता है तो पाकिस्तान के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स है, एक तरफ चाइना है और एक तरफ ईरान है। तो अगर पाकिस्तान की करंटली डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी देखी जाए तो शायद पाकिस्तान जो है वो इंक्लाइन करे टुवर्ड्स चाइना एंड विद ईरान। और जो अभी ये करंटली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान इजराइल का, वो ऑलरेडी बलूचिस्तान के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है वो तकरीबन 959 किलोमीटर्स का है, जो बलूचिस्तान वाली साइड पे एग्जिस्ट करता है। और पाकिस्तान और ईरान की तकरीबन ट्रेड का जो वॉल्यूम है जो पिछले फिस्कल ईयर के अंदर रिकॉर्ड किया गया था वो तकरीबन $2.8 बिलियन है। और फरवरी के अंदर पाकिस्तान और ईरान ने जो है वो एक जॉइंट एग्रीमेंट साइन किया था फॉर बायलैटरल ट्रेड के इस वॉल्यूम को बढ़ा के वो $10 बिलियन पर ले जाएंगे। लेकिन ईरान और इजराइल की जो टेंशन्स चल रही हैं उसके बाद जो है वो पाकिस्तान ने इन ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया। और हमें इस चीज को जो है वो अंडर कंसिडरेशन लेना चाहिए कि ये रूट जो है वो स्मगलिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, ऑयल स्मगलिंग के लिए, नारकोटिक स्मगलिंग के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए भी और टेररिज्म के लिए भी ये रूट जो है वो इस्तेमाल होता आया है। एंड वी शुड नो दिस कि बलूचिस्तान के अंदर एक ब्लैक इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है। जो बॉर्डर एरियाज हैं बलूचिस्तान के जो ईरान के साथ लगते हैं, उधर ईरानी तेल जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ईरानी तेल की स्केसिटी की वजह से जो है वो पूरे सूबे के अंदर जितने मिनी पेट्रोल पंप्स हैं वो बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो रिक्शा ड्राइवर्स और दूसरे ट्रांसपोर्ट्स हैं उन्होंने प्राइसेस इंक्रीज़ कर दी हैं। और सिर्फ ये नहीं, ईरान की जो कमोडिटीज़ हैं जैसे आटा, घी, ऑयल और डिफरेंट कमोडिटीज़ वो भी बहुत ज़्यादा बलूचिस्तान में इस्तेमाल होती हैं, तो उनकी प्राइसेस में भी इजाफा और स्केर्सिटी देखी जा रही है। तो बलूचिस्तान एज प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी जो है वो इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि एक ब्लैक इकॉनमी तो एग्जिस्ट करती है, उस इकॉनमी को हम लोगों ने पहले तो रोका नहीं, तो एकदम से अगर जो है वो उसके ऊपर ब्लॉकेट लगेगी तो वहाँ पे जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे गिरना शुरू हो जाएगी बलूचियों की। और बलूचिस्तान के अंदर जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे गिरना शुरू होगी तो ऑब्वियसली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी नीचे आना शुरू हो जाएगा, जब वहाँ पे स्केर्सिटी होगी इन कमोडिटीज़ की। उसके बाद एलपीजी का शॉर्टफॉल जो है वो हो सकता है और उसके प्राइसेस में भी इजाफा हो सकता है, जिससे जो है वो इंडस्ट्रीज इफेक्ट होंगी। अगर इंडस्ट्रीज इफेक्ट होंगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पाकिस्तान का कम होना शुरू हो जाएगा एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस दिखेगा अगर ये वॉर कुछ और अरसा चलती है और ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है वो ब्लॉक कर देता है।
उसके बाद सबसे ज़्यादा जो खदशा है वो स्पिल ओवर वायलेंस का है कि अगर ये एस्केलेट करती है ये सारी सिचुएशन, तो कई मिलिटेंट ग्रुप्स जो बलूचिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, चाहे BLA हो, BRA हो, BNA हो, वो किसी किस्म का मिस एडवेंचर जो है वो बलूचिस्तान के अंदर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद टेररिज्म के अंदर भी एस्केलेशन हो सकती है, क्योंकि इंडिया जो है वो बलूचिस्तान के अंदर ऑलरेडी प्रॉक्सी वॉर्स करता आया है, डिफरेंट जो है वो रॉ वहाँ पे एक्टिविटीज़ करता है BLA को इस्तेमाल करके, BRA को इस्तेमाल करके, तो शायद ये प्रॉक्सीज में जो है वो इंडिया ज़्यादा इजाफा कर दे, तो बलूचिस्तान की जो है वो सिक्योरिटी सिचुएशन काफ़ी जो है वो थ्रेटनिंग हो जाएगी। उसके बाद रीजनल अलाइनमेंट की बात करते हैं। पाकिस्तान के एक तरफ है चाइना, एक तरफ है यूनाइटेड स्टेट्स और एक तरफ है ईरान। तो पाकिस्तान की जो है वो शुरू से जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के ब्लॉक के अंदर एग्जिस्ट करता था, लेकिन आई गेस पाकिस्तान का जो है वो डिप्लोमेटिक स्टांस बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और फॉरेन पॉलिसी बड़ी स्ट्रेट है कि हम लोग जो है वो ईरान के साथ हैं। तो जिस तरह अरब इजराइल वॉर के अंदर जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने मुंह तोड़ जवाब दिया था इजराइल का, उसी तरीके से शायद पाकिस्तान अभी भी ईरान के साथ खड़ा है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स भी इंटरवीन करे तो शायद पाकिस्तान रीजनल स्टेबिलिटी के लिए और रीजनल हार्मनी के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के साथ शायद ना दे और चाइना और ईरान के साथ खड़ा हुआ हो। और करंट सिचुएशन को देखते हुए इंडिया भी किसी किस्म का मिस एडवेंचर कर सकता है। मैं प्रॉक्सी वॉर की बात नहीं कर रहा, इंडिया जो है वो अपने बॉर्डर्स की साइड के ऊपर पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का मिस एडवेंचर कर सकता है, क्योंकि इंडिया जो है जिस तरह उसको मुंह तोड़ जवाब मिला था उसके जहाज़ गिरा के, रफेल गिरा के, उसके बाद वो मौका ढूंढ रहा है कि पाकिस्तान से किसी तरीके से बदला ले। अगर पाकिस्तान अपनी बलूचिस्तान की सिक्योरिटी और उसकी बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए जो है वहाँ पे सारी फोर्सेस को जो है वो मूव कर देती है या उस एरिया को जो है वो हाईलाइट कर देती है, तो इंडिया शायद इस एरिया के अंदर जो है वो किसी किस्म का मिस एडवेंचर करे। तो पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो है काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है कि एक तरफ जो है वो इंडिया एग्जिस्ट करता है कि इंडिया खुद से जो है वो अटैक लॉन्च कर सकता है, जिस तरह जो है अमित शाह जो उनके एक मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने क्लियर कट ये स्टांस दिया है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो दोबारा वो मनसूख ही रहेगी, वो दोबारा हम उसके ऊपर नेगोशिएट भी नहीं करेंगे और इंडस वाटर को जो है वो हम लोग थ्रू कैनाल्स जो हैं वो अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे और पाकिस्तान तक पानी नहीं जाने देंगे। तो ये तो उनके मिनिस्टर की भी कल की स्टेटमेंट है। पाकिस्तान काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर फंस गया है, तो लेट्स सी कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो क्या पॉलिसी लेके आती है और इस सिचुएशन से किस तरीके से निकलती है। दूसरा ये कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो हमेशा से मिडिल ईस्ट के अंदर इंस्टेबिलिटी चाहता रहा है। वो इस वजह से कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो इनकम है वो US इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स की वजह से है। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो 70% ऑफ इनकम जो है वो जनरेट करता है वेपन्स बेचने के बाद। तो कुछ कॉन्स्पिरेसी थेरीज ये भी चल रही हैं कि शायद इजराइल के पास जो है वो एप्स्टीन की कुछ डोनाल्ड ट्रंप की वीडियोस मिल गई हैं या एप्स्टीन स्कैंडल के अंदर बड़े प्रोमिनेंट शवाहिद हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इन पार्टीज़ के अंदर मुलव्वस था, जिसकी वजह से इजराइल ने जो है वो ट्रंप को ब्लैकमेल किया और ट्रंप अपने स्टांस एंटी वॉर स्टांस से जो है वो हट के और ईरान के ऊपर जो है वो ट्रंप ने हमला कर दिया। तो ये था आज का वीलॉग, इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।